तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के बारे में आज हम लोग को अध्ययन करना है। उनका भूगोल में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो डार्विन साहब का जन्म 12 फरवरी 1809 को श्री श्रेसब्यूरी इंग्लैंड में हुआ। तो इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। फेमस नेचुरलिस्ट माने जाते हैं, प्रसिद्ध प्रकृतिवादी हैं और विकासवाद के सिद्धांत का नींव इन्होंने रखा। हिज आइडिया करेक्टिवली नॉन एज डार्विनिज्म। तो विकासवाद का जो सिद्धांत है उसे डार्विनवाद भी कहा जाता है। उनका जो मेजर वर्क्स है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति पर है। बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस, प्राकृतिक चयन के आधार पर प्रजातियों की उत्पत्ति। तो ये 1859 में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस। 1871 में इनका कृति है डिसेंट ऑफ मैन। और इसी तरह से 1868 में है वेरिएशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स अंडर द डोमेस्टिकेशंस। तो जानवरों और पौधों में घरेलूकरण के संदर्भ में वेरिएशन 1868 में दिखाया गया है। स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, एडिनबर्ग में पढ़े, एंड लेटर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इन 1831 ज्वाइंड HMS Beagles as a naturalist for 5 years, voyage to the साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका के अपने यात्रा के दौरान 5 वर्ष तक वो HMS बीगल में रहे। एंड द पैसिफिक, तो 5 साल HMS बीगल को ज्वाइन किए रहे। इन्फ्लुएंस बाय अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट एंड चार्ल्स लेयल। तो चार्ल्स लेयल और अलेक्जेंडर हम्बोल्ट से काफ़ी प्रभावित थे। गालपागोस आइलैंड को ऑब्जर्व किए। ऑब्जर्व डिफरेंट फिंच स्पीसीज। फिंच स्पीसीज का मतलब होता है चिड़ियों का प्रजाति। ऑन द डिफरेंट आइलैंड्स, विभिन्न द्वीपों पर फिंच स्पीसीज के अलग अलग चिड़ियों के स्पीसीज को ऑब्जर्व किए। फिंच मीन्स चिड़ियाँ। कंक्लूडेड दैट द स्पीसीज एडॉप्ट टू देयर इन्वायरमेंट ओवर द टाइम। समय के साथ अपने पर्यावरण के अनुरूप प्रजाति एडॉप्ट कर लेते हैं। वहाँ का जैसा पर्यावरण होता है उसके साथ अपना एडप्टेशन बनाते हैं, अनुकूलता बनाते हैं। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इसी से उनका आया है। प्रपोज नेचुरल सिलेक्शन एज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशंस। तो विकासवाद का जो यांत्रिकी है वो प्राकृतिक चयन पर आधारित है। ग्रेजुअली धीरे धीरे करके विकसित होता है और वही टिक पाते हैं जो फिट होते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जो उन्हीं का विकास हो पाता है जो अपने पर्यावरण के साथ लड़ाई लड़ते हैं, सर्वाइव करते हैं। इवोल्यूशंस अकर ग्रेजुअली ओवर जनरेशंस। तो जनरेशन बाय जनरेशंस धीरे धीरे विकास होता है और इसी विकास में ही धीरे धीरे चेंज होता है। इम्पैक्ट ऑफ डार्विन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स। तो ये जो विकासवाद का सिद्धांत है, जनरेशन बाय जनरेशन, धीमे धीमे क्रमिक परिवर्तन का, इससे भौगोलिक संकल्पना के विकास में प्रभाव पड़ा और इसी का प्रभाव रहा है कि जेमोर्फोलॉजी में डेविस वगैरह का सिद्धांत आया। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थ्रू द नेचुरल सिलेक्शंस। विकासवाद का जो सिद्धांत है वो प्राकृतिक चयन पर आधारित है और इसका ये जो विकासवाद का सिद्धांत है बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, इन सबों में क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा। Explained that the species evolved through the variations, adaptation, struggle for existence and survival of the fittest। तो प्रजातियों की व्याख्या वेरिएशन के द्वारा, अनुकूलता एडेप्टेशन के द्वारा
अस्तित्व के लिए संघर्ष, और वही बचते हैं जो फिट होते हैं अपने इन्वायरमेंट के लिए। तो इस तरह से विभाग होता है। रिजेक्टेड द टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचर, तो प्रकृति की जो ईश्वरवादी व्याख्या है, डिवाइन थ्योरी है, उसको इन्होंने काट दिया, बल्कि एडेप्टेशंस का, नेचर के साथ स्ट्रगल का, प्राकृतिक चेन का जो हम स्वीकारते हैं, वैसे उस चीज़ को, वैज्ञानिकता को मानते हैं कि सभी जीव जो हैं एक कॉमन ओरिजिन्स रखते हैं, समान उत्पत्ति रखते हैं सारे जीव, और ग्रेजुअलिज्म में विश्वास करते हैं, क्रमिक में या धीरे धीरे परिवर्तन में भी विश्वास करते हैं। इवोल्यूशन अकर स्लोली ओवर द टाइम, समय के साथ धीरे धीरे विकास होता है। नेचुरल सिलेक्शन होती है, बेटर एडेप्टेड ऑर्गेनिज्म सर्वाइव्स, जो अपने जीव अपने पर्यावरण के साथ एडेप्टेशन कर लेता है वही सर्वाइव्स और रिप्रोडक्शंस रखता है। रैंडम वेरिएशंस क्रिएट डाइवर्सिटी इन स्पेसीज, तो यादृच्छिक वेरिएशंस जो है वो प्रजातियों में विविधता बनाता है। एडेप्टेशंस मुख्य चीज़ है जो अपने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट कर ले। तो ये नेचुरल सिलेक्शन, वेरिएशन, एडेप्टेशंस, ये इनका मूल बातें हैं जिसके द्वारा विकास होता है। फोर्थ थिंग, इन्फ्लुएंसिंग ज्योग्राफी, 4 चीज़ है जो भूगोल को प्रभावित कर रहा है। चेंजेस थ्रू टाइम, समय के साथ परिवर्तन होता है। लैंडस्केप, भूदृश्य, ऑर्गेनिजम्स, जीव एंड द सोसाइटी इवॉल्व ग्रेजुअली, समाज भी धीरे धीरे करके बदलता है, जीव में भी धीरे धीरे कर परिवर्तन होता है। तो पहली पॉइंट ये है, एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन आर द पार्ट ऑफ एन इंटरकनेक्टेड इकोलॉजिकल सिस्टम्स, मानव जो है वो अपने पारिस्थितिक तंत्र का एक हिस्सा है। स्ट्रगल एंड नेचुरल सिलेक्शन उसमें होता है, तो अपने पर्यावरण के साथ लगातार उसका एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल होता है, और उसमें उसकी प्राकृतिक चेन, जो स्वाभाविक चेन है, वो उसके आधार पर वो चलता है, और इसी से स्थानिक वितरण मिलता है। और अंतर्गत रैंडम वेरिएशंस मिलता है। चेंज एंड वेरिएशन शेप्स नेचुरल एंड ज्योग्राफिकल पैटर्न्स, तो चांस और वेरिएशंस जो है वो नेचुरल और ज्योग्राफिकल पैटर्न्स को निर्धारित करता है। ज्योग्राफिकल थॉट पर इम्पैक्ट देखें तो इंट्रोड्यूस साइंटिफिक एंड इवोल्यूशनरी थ्योरी इनटू द ज्योग्राफी, तो भूगोल में वैज्ञानिक और विकासवादी विचार आया इससे। इंकरेज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप, मानव पर्यावरण के संबंधों पर बात किया जाने लगा, क्योंकि जहाँ पर्यावरण होगा वैसा ही मानव बनेगा। मानव भी पर्यावरण को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। तो इस तरह से फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होता रहता है, प्रभावित होता रहता है। रिप्लेस रिलीजियस एक्सपेंशन विद द साइंटिफिक रीजनिंग, तो वैज्ञानिक तर्कों के द्वारा धर्म का जो एक्सप्लेनेशन था उसको रिप्लेस कर दिया गया। टेलीलॉजिकल अप्रोच को लेफ्ट करके वैज्ञानिक तर्कों को मानने लगे। इंस्पायर लेटर ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स, तो बाद के जो भौगोलिक कॉन्सेप्ट आया उसमें इनका काफ़ी प्रभाव दिखेगा मेथडोलॉजी में, इन्वायरमेंटल स्टडी में। और इस तरह से हम लोग महत्व देख रहे हैं कि जीव विज्ञान में और इसी तरह से ज्योग्राफी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडी में क्रांतिकारी परिवर्तन इस थ्योरी से हुआ। नेचर में परिवर्तन और एडेप्टेशंस का विचार मजबूत हुआ, और इस तरह से ह्यूमन इन्वायरमेंटल इंटरेक्शंस का जो स्टडी था उस पर डार्विन का काफ़ी प्रभाव पड़ा। यही कारण है कि फ्रेडरिक रेडजल वगैरह का ह्यूमन इन्वायरमेंट जो रिलेशनशिप्स है उन पर, फ्रेडरिक रेडजल पर डार्विन का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। और इस तरह से इन्होंने अपने वैज्ञानिकता के द्वारा
चर्च का विरोध कर दिया। जो धर्म के हिसाब से सब कुछ सही ठहराया जाता था उसको काट दिया गया वैज्ञानिकता से। और ये जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है, चैलेंज द ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ्स, तो परंपरागत जो धर्म की बातें, अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस बातें की जा रही थी उसको समाप्त किया गया। और इस तरह से 19 अप्रैल 1882 को वेस्टमिनिस्टर एबे में, जो कि लंदन में पड़ता है, वहाँ पर ब्यूरीड किया गया, इनको कब्रगाह बनाया गया। तो डार्विन का हम लोगों को क्या दिखाई पड़ रहा है कि इवोल्यूशंस का बात किए, नेचुरल सिलेक्शन का बात किए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो वही सर्वाइव करता है जो फिट हो। गालपोगास आइलैंड ऑब्जर्व किए थे, एमएच बीगल में 5 साल रहे। एडेप्टेशंस का बात किए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में आया। इम्पैक्ट ऑफ द डार्विन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स, भौगोलिक संकल्पनाओं पर डार्विन का काफ़ी प्रभाव रहा। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया थ्रू द नेचुरल सिलेक्शन, रिजेक्टेड टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस, एडेप्टेशन स्ट्रगल्स को ये महत्व दिए। तो ये सब हम लोग को दिख रहा है। अब नेक्स्ट जरा सा देखा जाए कि जियोमॉर्फोलॉजी पर इनका क्या इम्पैक्ट रहा। शिफ्टेड ज्योग्राफी टुवर्ड अ साइंटिफिक एंड इवोल्यूशनरी अप्रोच, तो ज्योग्राफी में वैज्ञानिक और विकासवादी उपागम आया और लैंड फॉर्म इवोल्यूशंस के अध्ययन में इसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि लैंड फॉर्म भी धीरे धीरे करके चेंज होता है। इनकरेज द यूज ऑफ जियोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, फॉसिल्स इन द ज्योग्राफिकल स्टडी, भौगोलिक अध्ययन में जीवाश्म में जियोलॉजी, प्लेंटियोलॉजी का अध्ययन शुरू हुआ। ऑस्कर पेस्चर एम्फेसाइज द स्टडी अर्थ सरफेस साइंटिफिकली, अर्थ सरफेस का वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किए ऑस्कर पेस्चर ने। लेड टू राइज ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी एज द मेजर ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी का जियोमॉर्फोलॉजी एक मुख्य ब्रांच निकल गया। विलियम मॉरिस डेविस का सिद्धांत लैंड फॉर्म डेवलपमेंट जो पर ज्योग्राफिकल साइकिल आ गया, जो कि विकासवाद से जुड़ा हुआ है। यूथ, मेच्योरिटी, ओल्ड एज, जिस तरह से लैंड फॉर्म का इन्होंने 3 चक्र बताया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं ये आगे बढ़ा। इसी तरह से इम्पैक्ट ऑफ लैंडस्केप, जर्मन में लैंडस्केप को लैंडस्केप कहते हैं। भूदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ा। जर्मन जोग्राफर्स व्यू ज्योग्राफी एज अ लैंडस्केप साइंस, लैंडस्केप्स, जर्मन लोग भूगोल को लैंडस्केप साइंस बोलते हैं, लैंडस्केप साइंस कहते हैं। लैंडस्केप्स क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, नेचुरल लैंडस्केप्स एंड कल्चरल लैंडस्केप्स, दोनों को मिला दीजिए तो लैंडस्केप हो जाता है। हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन एजेंसी इन शेपिंग लैंडस्केप्स, तो भूदृश्य को ह्यूमन काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। बर्कले स्कूल्स फर्दर डेवलप द कल्चरल लैंडस्केप स्टडी, तो बर्कले यूनिवर्सिटी में कार्लो सावर को हम लोग को पता है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप दिए, कल्चरल लैंडस्केप का बात किए थे कार्लो सावर 1925 में। इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन इकोलॉजी पर देखा जाए, ह्यूमन ज्योग्राफी पर, डार्विन आइडिया इन्फ्लुएंस द स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन इन सोसाइटी, मानव के विकास और समाज के अध्ययन पर डार्विन का प्रभाव हुआ। ह्यूमन इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप की बात हुई और इवोल्यूशनरी थिंकिंग आया पॉपुलेशन, सेटलमेंट एंड कल्चरल ज्योग्राफी में। डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन स्ट्रेंथ द इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म्स, पर्यावरण नियतिवाद को मजबूत किया। फ्रेडरिक रेजल अप्लाइड द डार्विन आइडियाज टू ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी में डार्विन के विचारों को अप्लाई किए रेडजल अर्जुन दैट द सिमिलर इन्वायरमेंट प्रोड्यूस सिमिलर वेज ऑफ लाइफ, तो एक तरह का पर्यावरण एक तरह का जीवन शैली उत्पन्न करता है। एलन चर्चर सैम्पल स्टेटेड मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस, मनुष्य पृथ्वी के उत्पाद है, भगवान का बात नहीं है यहाँ पर। एल्सवर हंटिंगटन भी इम्फेसाइज करते हैं कि क्लाइमेट इन्फ्लुएंस द ह्यूमन प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशंस, जलवायु जो होता है मानव प्रगति और सभ्यता को प्रभावित करता है। लेटर क्रिटिसिज्म ऑफ डिटर्मिनिज्म्स, बाद में नियतिवाद का आलोचना हुआ और पॉसिबिलिज्म आया। विच व्यू ह्यूमन एज द एक्टिव एजेंट, तो ये हम लोग नेक्स्ट देख लिए।
इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल ज्योग्राफी पर आते हैं। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी का डार्विन ने क्या प्रभाव डाला। रेडजल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबनश्रम, जीवित राज्य का संकल्पना रेडजल ने दिया था, उस पर भी डार्विन का प्रभाव है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही बचेगा जो अपने आप को फिट रखेगा। ही कंपेयर्ड द स्टेट टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट नीड्स टेरिटरी टू ग्रो, एक जीवित जीव की तरह राज्य को लिए और उसके विकास के लिए क्षेत्र की आवश्यकता है। टेरिटोरियल एक्सपेंशन वाज व्यू एज द स्ट्रगल ऑफ फॉर सर्वाइवल्स, तो अगर जीवित रहना है तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, दूसरे एरिया को जीतना पड़ेगा। तो इंस्पायर्ड बाय द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो ये भी डार्विन का असर है। द आइडिया इन्फ्लुएंस द जियोपॉलिटिक्स, तो डार्विन का प्रभाव जियोपॉलिटिक्स पर है। लेटर वाज मिसयूज बाय द नाजी जर्मनी टू जस्टिफाई टेरिटोरियल एक्सपेंशन, नाजी लोगों ने इसका मिसयूज किया और दूसरे के क्षेत्रों पर अधिकार करने का प्रयास किए हिटलर वगैरह ने। इम्पैक्ट ऑन कल्चरल लैंडस्केप्स, कार्लो सावर 1925 में कल्चरल लैंडस्केप की बात किए, द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप। ही रिजेक्टेड स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म्स, तो जो कठोर पर्यावरण नियतिवादी था उसको कार्लो सावर ने रिजेक्ट कर दिया और ह्यूमन को ज़्यादा एक्टिव बनाया। एम्फेसाइज दैट द ह्यूमन ट्रांसफॉर्म नेचुरल लैंडस्केप्स इनटू द कल्चरल लैंडस्केप्स, मानव जो है प्राकृतिक भूदृश्य को सांस्कृतिक भूदृश्य में बदल सकता है। फोकस ऑन द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ लैंडस्केप्स फ्रॉम प्री हिस्ट्रिक टाइम्स टू प्रेजेंट, तो प्री हिस्ट्रिक से वर्तमान में मानव ने अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा अपनी संस्कृति का उपयोग कर उसको काफ़ी हद तक बदल दिया है। तो अभी हम लोग लास्ट पॉइंट्स, ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द डार्विन ऑन ज्योग्राफी, भूगोल पर डार्विन का ओवरऑल अगर मूल्यांकन करें तो उनका जेमोर्फोलॉजी पर, ह्यूमन ज्योग्राफी पर, पॉलिटिकल ज्योग्राफी पर, कल्चरल ज्योग्राफी पर काफ़ी प्रभाव रहा। इवन डार्विन का प्रभाव कोरल के निर्माण वगैरह में भी रहा, वहाँ भी थ्योरी उन्होंने दिया। डार्विन का अवतलन सिद्धांत, सब्सिडेंस थ्योरी ऑफ कोरल्स, तो ये काफ़ी कोरल का प्रभाव रहा है, डार्विन का प्रभाव रहा है ज्योग्राफी पर, जेमोर्फोलॉजी पर, ह्यूमन ज्योग्राफी पर, पॉलिटिकल ज्योग्राफी पर, कल्चरल ज्योग्राफी पर, और इस तरह से हम लोग डार्विन का प्रभाव देख चुके। कंप्लीट हो गया ये टॉपिक। थैंक यू।